ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध की कालजयी रचना है। आज यही व्याख्यान विश्लेषण के तौर पर हम इसे रखने जा रहे हैं। यूजीसी, नेट, आईएएस और पीएससी के हिसाब से यह महत्वपूर्ण है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म राक्षस प्रगतिशील कवि मुक्तिबोध की लंबी कविता है जिसमें फैंटेसी, अस्तित्ववाद, साम्यवाद और अभिव्यक्ति न कर पाने से उत्पन्न उद्विग्नता परिलक्षित होती है। 1957 में रचित यह कविता शहर के दूसरे छोर पर स्थित खंडहर और परित्यक्त बावड़ी से शुरू होती है। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सुनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। यहाँ गहराइयाँ विचारों की है, बौद्धिकता की है, क्योंकि इसी गहराइयों के में बैठा हुआ है ब्रह्म राक्षस, जो कि इस कविता का वर्ण वस्तु है। और बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं। यहाँ डाले विचारधाराओं की प्रतीक है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह सुमेरियन, बेबीलोनियन कथाओं, वैदिक ऋचाओं का ज्ञाता है। छंद, मंत्र या थ्योरम मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टैनबी, गांधी, सार्त्र, स्पेंसर जैसे दार्शनिकों की विचारधाराओं का न सिर्फ वह प्रकांड ज्ञाता है, बल्कि उनकी विचारधाराओं पर टिप्पणी और तर्क वितर्क और त्रुटियां भी वह ढूंढ सकता है। कविता में आगे दिए गए उपमान मौन औदुंबर, जिसका हिंदी में जिसे गुलर कहते हैं, यह जन सामान्य का संकेत है, क्योंकि सामान्य जन प्रायः बौद्धिक विचारधाराओं वाले वर्ग के समक्ष या पूंजीपति वर्ग के समक्ष मौन ही रहता है। आगे टगर और कनेर के जो प्रतिमान हैं वह उम्मीद के प्रतिमान हैं। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोनी टेक बैठी है। टगर ले पुष्प तारे श्वेत, उसके पास लाल फूलों का लगता झौर। मेरी वह कनेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ, जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। यहाँ पर लाल फूलों का लगता झौर, मेरी वह कनेर, यह लाल रंग का जो प्रतीक है, क्रांति का उद्घोष भी है। एक प्रकार से यह देखा जाए तो ये टगर और कनेर के प्रतिमान इसलिए ले गए हैं कि जन सामान्य को एक उम्मीद है कि कोई क्रांति होगी। वह क्रांति जिस पूंजीपति वर्ग के शोषण, पूंजीपति वर्ग के व्यवस्था का शिकार यह ब्रह्म राक्षस भी कभी हुआ है। अंधेरे में भी मुक्तिबोध ने मध्यम वर्गीय मनस्थिति का वर्णन किया है, जब वो कहते हैं अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे। आरंभिक 32 पंक्तियों के पश्चात ब्रह्म राक्षस का चित्रण है, जो अंतः बाह्य व्यथित है, उद्विग्न है और अपनी कथनी और करनी का सामंजस्य जीवन काल में न बैठा पाने के कारण विक्षिप्त सी स्थिति में है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से और फिर अपराधबोध की मन स्थिति में, जैसे मानकर कि अपने अंतः बाह्य का शुद्धिकरण वह कैसे करे। एक प्रकार से वह पश्चाताप किस स्थिति में है। घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर, बाम छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ, फिर भी मैल। ज्ञानी तो वह था ही ब्रह्म राक्षस, और इसलिए और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का उभार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचकों के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। ब्रह्म राक्षस आत्ममुग्ध था अपने जीवन काल में।
तभी तो अपने बौद्धिक अहम में सूर्य किरणों को जो बावड़ी की दीवारों पर गिरती हैं समझता है कि उसको नमस्कार कर रही हैं। इसी तरीके से चंद्रमा की चांदनी को मानता है कि उसने उसे ब्रह्म राक्षस को गुरु मान लिया। नभ को समझता है कि उसने उसकी श्रेष्ठता मान ली। बौद्धिक अहमवाद पर एक प्रकार का यह व्यंग भी है इस लंबी कविता में, जो समाज जन के लिए कुछ नहीं करते, थोथे बौद्धिक ज्ञान की प्रवंचना में जीवन बिता देते हैं। भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन, सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना, अस्तित्ववाद का प्रभाव देखा जा सकता है। एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में वो छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता। इन पंक्तियों से एक द्वंद्वात्मक स्थिति दिखती है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन का संघर्ष दिखता है। बौद्धिक वर्ग को पूंजीवादी व्यवस्था के कारण किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, यह स्पष्ट होता है। और वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटकता रहा। यहाँ पर यह भटकाव मुक्तिबोध के जीवन में भी उनके जीवन के चढ़ाव उतराव, मध्यम वर्ग के साथ साथ मुक्तिबोध का निज का यह भोगा हुआ यथार्थ भी था। आगे मुक्तिबोध लिखते हैं, किंतु युग बदला व आया तीर्थ व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन से हृदय मन, पूंजीवादी व्यवस्था का संकेत करता है। ब्रह्म राक्षस पिस गया अंतःबाह्य के बीच बावड़ी में। वह श्रम पागल प्रतीकों में निरंतर वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मरे पक्षी सा विदा हो जाना इस दुनिया से, यह क्यों हुआ। मुक्तिबोध जी यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि इतने बड़े प्रकांड ज्ञानी को का अंत इस तरीके से क्यों हुआ, यह ज्योति सदा के लिए क्यों खो गई। मुक्तिबोध ने इन पंक्तियों में प्रदर्शित किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में बौद्धिक मध्यम वर्ग का हश्र क्या क्या हो सकता है। यह संघर्ष 3 प्रकार से हो सकता है। पहला तो बुद्धिजीवी वर्ग के जीवन का स्वयं का संघर्ष है। दूसरा, समाज से संगतता न बना सकने का संघर्ष है। और तीसरा कि अंतःचेतन को बाह्य चेतन से, बाह्य जगत से न जोड़ पाने का संघर्ष है। ग्रामसी के शब्दों में कहा जाए तो सिविल सोसाइटी जिसे कहते हैं, सत्ता के सहचर बनकर रहने से तो अंधेरे में के जैसे मसाल वाहक जुलूस चलते हैं, सुविधाभोगी वर्ग बन जाता है। अन्यथा सत्ता का विरोध करने पर एकाकी होकर आत्मनिर्वासन की स्थिति में जीवन बिताना पड़ता है, जिसे मुक्तिबोध ने स्वयं भोगा था। क्रांतिकारी मुक्तिबोध अंत में जन सामान्य को संदेश देते हैं, मैं ब्रह्म राक्षस का सजग शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका व्रत अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत निष्कर्षों तक पहुँच। यह अधूरा कार्य क्या है? यह अधूरा कार्य है बौद्धिकता को जन सामान्य के बीच उपलब्ध कराना और प्रकारांतर से क्रांति के लिए प्रेरित करना। ये दोनों ही ब्रह्म राक्षस के इस कविता के लक्ष्य हैं। मुक्तिबोध के संदर्भ में शमशेर बहादुर सिंह ने कुछ इस प्रकार टिप्पणी की थी। उनका एक निस्संघर्ष, उनकी अटूट सच्चाई और उनका पूरा जीवन अभी एक साथ हमारी भावनाओं के केंद्रीय मंच पर सामने आए और सभी ने उनके कवि होने को नई दृष्टि से देखा। उनके लिए किसी भी घटना से आंखें मूंद लेना असंभव था। कैसा जीवन था वह, और ऐसे अंत क्यों हुआ, और वह समुचित ख्याति से अब तक वंचित क्यों रहा। यह कोई संयोग नहीं है जो शमशेर बहादुर सिंह की तल्ख टिप्पणी प्रश्न उठाती है स्वयं मुक्तिबोध को लेकर। ऐसा क्यों हुआ, अब तक वह वंचित क्यों रहे। वही प्रश्न मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस के संदर्भ में उठाते हैं कि मारा गया
एक पक्षी की भांति आत्मनिर्वासन में रहकर ब्रह्म राक्षस का मारा जाना और स्वयं कहीं न कहीं मुक्ति बोध के जीवन से भी एक तारतम्यता दिखती है। और यही चित्रण पूंजीपति वर्ग के समाज में, बुर्जुआ समाज में, जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी है उसके साथ होती है। तो उसका दूसरा पक्ष ये भी कहते हैं कि ये बौद्धिक अहम भी इसका एक कारण हो सकता है, या फिर सत्ता से विद्रोह, क्योंकि सत्ता से विद्रोह करने पर, और इसीलिए शायद उन्होंने कहा है एकाकी होना पड़ता है, सत्ता से विद्रोह होने पर एकाकी होना पड़ता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि मैं उस ब्रह्म राक्षस का सजल उर्शिष्य होना चाहता हूँ, और अफसोस करते हैं कि उसकी मृत्यु से पहले काश हमारी मुलाकात हो जाती। स्पष्ट है कि ब्रह्म राक्षस प्रकारांतर से मुक्ति बोध का स्वयं भी निरूपण है। साथ ही यह भी है कि ब्रह्म राक्षस जो प्रतीक है, ब्रह्म राक्षस माइथोलॉजी के अनुसार मृत्यु के पश्चात ज्ञानी पुरुष की जो अतिरिक्त इच्छा रह जाती है उसे प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है, जिसमें बौद्धिकता का भंडार था किंतु अतिरिक्त इच्छा थी। और वो इसलिए क्योंकि वो आत्ममुग्ध था और दार्शनिकता के सिद्धांतों को यथार्थ पर लाने का समाज को उसका कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसा वह नहीं कर सका। मुक्ति बोध का जीवन स्वयं का संघर्ष भरा रहा और उनकी रचना पर प्रतिबंध लगाया गया। होम आइसोलेशन जैसे स्थिति में उनको आत्मनिर्वासन जैसे स्थिति का भी सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर मुक्ति बोध मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं और रूस में मार्क्सवाद साम्यवादी व्यवस्था को लाने वाले लेनिन का स्वयं विचार था कि क्रांति के लिए मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का नेतृत्व होना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्म राक्षस जैसा प्रबुद्ध वर्ग यदि आत्ममुग्ध होकर रहेगा तो निश्चित रूप से उसे अपराध बोध ही होगा, और यही इसका वर्ण वस्तु है। थैंक यू।